स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइट में। इस चैनल के माध्यम से आप प्रारंभ कर चुके हैं टीचर ट्रेनिंग और टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पाठ्यक्रम के साथ DSSV, UGC नेट, KVS, NVS इत्यादि अनेक आवश्यक कोर्स से संबंधित पाठ्यक्रम की वीडियोस को देखना, सुनना और समझना। इसी कड़ी में मेरे साथ आप जुड़ेंगे ट्रेनिंग कोर्स के साथ जो कि BEd, BSTC विद टीचर एंड अदर सिमिलर वैकेंसीज में सहायक सिद्ध होता है। हम इस ट्रेनिंग कोर्स में बात करेंगे उस संपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जो BEd, MEd, BSTC में तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित पाठ्यक्रम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो उस संपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को हम इन वीडियोस के माध्यम से सुनने, समझने और देखने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण की अवधारणा कि शिक्षण क्या है, क्यों आवश्यक है, क्यों करवाया जाता है, क्यों किया जाता है। तो शिक्षण को समझने से पूर्व हमें जरूरी है कि हम शिक्षा पर पहले एक बात कर लें, छोटी सी चर्चा शिक्षा पर, जिससे हम शिक्षण को अधिक प्रभावी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इसमें किसी प्रकार से दो राय नहीं है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी सहायक सिद्ध होती है। अब यहाँ कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का शिशु रूप में जब जन्म होता है वो कैसे होता है, पाश्विक प्रवृत्तियों के साथ असहाय अवस्था में जन्म होता है। यानी जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है। उसे नहीं पता कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना है, कैसे क्या कार्य किस प्रकार से किया जाना है, वह कुछ नहीं जानता। वह पशु प्रवृत्ति समान होता है और किस अवस्था में जन्म लेता है, असहाय अवस्था में जन्म लेता है। यानी उसके पास उस समय कोई साधन नहीं है, कोई सहायता नहीं है, सिर्फ इतना करने की कि वह रोता है, उसकी माँ उसे दूध पिलाती है, उसे भूख लगती है या कुछ भी उसकी शारीरिक कोई अंग में दर्द होता है तो वह अपनी प्रतिक्रिया केवल रोकर अथवा खुशी महसूस करता है तो हंस कर देता है। इसके अतिरिक्त वह किसी भी प्रकार से किसी भी क्रिया को नहीं जानता। तो पाश्विक प्रवृत्तियों के साथ जन्म होता है पहला बिंदु, असहाय अवस्था में जन्म होता है दूसरा बिंदु। ये जो मुख्य बिंदु होना, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, उसमें इसी प्रकार से पूरी पंक्ति नहीं आती, उसमें इसी प्रकार से बिंदुओं पर बात होती है। अगर हमें ये अच्छे से आते हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही पाश्विक प्रवृत्तियों का शोधन संभव है। पाश्विक प्रवृत्तियों का शोधन यानी उनमें परिवर्तन कैसे किया जाए, कैसे हम पशु प्रवृत्ति को त्याग कर मनुष्य की प्रवृत्ति को धारण करें, कैसे हम समाज में उठे बैठे, किस प्रकार से हम किसी से बातचीत करें, ये सब किसके माध्यम से संभव है, ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि मैडम जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, उठना बैठना सबसे बात करना तो उन्हें भी आता है। देखिए वो भी शिक्षा ही है। हम यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना कि औपचारिक या अनौपचारिक का भेद कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पे जा रहा है कि जो स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर पढ़ता लिखता है वही शिक्षा है, तो नहीं, वह शिक्षा का एक प्रकार है जो कि औपचारिक प्रकार है। किंतु अनौपचारिक प्रकार में शिक्षा वह भी है जो हमें अपने घर परिवार, समाज, रिश्तेदार इत्यादि से जो भी हमें मिलती है वह भी शिक्षा ही है। तो शिक्षा के द्वारा ही पाश्विक प्रवृत्तियों का शोधन होता है। जैसे जैसे एक शिशु बड़ा होता है, उसके घर में उसके माता पिता, उसके अन्य समाज के चिर परिचित लोग उसके जानकर उसे समझाते हैं कि किस प्रकार से उसे किसी से बात करनी है, किस प्रकार से उसे किसी के साथ उठना बैठना है, किस प्रकार से उसे अपनी दैनिक क्रियाओं को करना है, ये सब उसे सिखाया जाता है। तो वो भी क्या है, शिक्षा का ही एक अंग है। फिर बात करें तो शिक्षा द्वारा मार्गांतरीकरण होते हुए सामाजिक प्राणी बनने का सौभाग्य संभव होता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण से तात्पर्य है कि मार्ग परिवर्तन होता है, पशु प्रवृत्ति से मनुष्य प्रवृत्ति में आता है। ये है मार्ग का परिवर्तन अर्थात मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण होते हुए सामाजिक प्राणी, अब वह जब पशु प्रवृत्ति को त्याग कर मनुष्य प्रवृत्ति में आता है तो उसे किसका सौभाग्य प्राप्त होता है, सामाजिक प्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसमें आपने मुख्य बिंदुओं को क्या ध्यान देना है,
कि अगर एक मनुष्य का जन्म होता है तो किस प्रवृत्ति के साथ, पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ, किस अवस्था में, असहाय अवस्था में, और पार्श्विक प्रवृत्तियों का शोधन किसके द्वारा संभव है, शिक्षा के द्वारा। देखिए ये प्रश्न ऑपोजिट तरीके से भी आ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम से संभव है, तो नीचे 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पार्श्विक प्रवृत्तियों का शोधन, ठीक है। या इस प्रकार से दे सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा संभव है पार्श्विक प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण, सामाजिक प्राणी बनने का सौभाग्य और उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको केवल ये सुनना नहीं है, आपको समझना है, और समझ करके आपको इतना उस पर टारगेट करना है कि आप पिन पॉइंट उत्तर वहां से निकाल सकें कि हमारा इसका जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसमें क्या इसका उत्तर होगा। अब हमने ये समझ लिया कि शिक्षा क्या है, किस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है और किस अवस्था में होता है। तो अब हम देखते हैं शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अनेक शिक्षाविदों ने दी हैं, जिसमें सबसे पहले हम अगर बात करें तो लोक की। लोक कहते हैं प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि प्लांट्स यानी पौधों का विकास तो किससे संभव है, पौधों का विकास कल्टीवेशन, कृषि के माध्यम से संभव है, और मैन बाय एजुकेशन, और मैन अर्थात मनुष्य का यहाँ पे एक जो कह सकते हो आप टर्म यूज करनी है, आपको ये नहीं देखना कि लड़का या लड़की, टर्म यहाँ पे हम मनुष्य रखेंगे। तो मनुष्य का विकास किसके द्वारा संभव है, एजुकेशन यानी शिक्षा के द्वारा। तो ये किसने कहा, लोक ने कहा। अब वही बात आपको याद रखने हैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी डेफिनेशन देकर के पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति या ये परिभाषा किसके द्वारा कही गई, ठीक है। वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, लेकिन जो सिंपल प्रश्न आते हैं, जो अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। लाइक वो कहें कि निम्न में से लोक ने जो है किसको महत्वपूर्ण माना है, या शिक्षा का जो उदाहरण है वो किसके साथ समानता को प्रकट किया है। तो आप कह सकते हो प्लांट्स के साथ, कि कल्टीवेशन जैसे यानी कृषि प्लांट्स के लिए जरूरी है, वैसे ही शिक्षा जो है मनुष्य के लिए जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्नों पे आपको टारगेट करना है। फिर अगर हम बात करें तो जॉन ड्यूवी कहते हैं इम्पोर्ट फूड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन इज फॉर सोशल ग्रोथ। मतलब जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास किसके द्वारा संभव है, फूड अर्थात खाने के द्वारा, कि हम खाने को अपने भीतर ग्रहण करेंगे तभी तो हमारा शारीरिक विकास हो पाएगा। और इधर ये कहते हैं कि सोशल ग्रोथ के लिए यानी सामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है, तो सामाजिक विकास के लिए एजुकेशन जरूरी है। ये किसने कहा, ये जॉन ड्यूवी ने। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न देखें, हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास में समानता दर्शाते हुए शिक्षा का महत्व किसने बताया है। आपको पूरी परिभाषा नहीं दे रहे, आपको सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि शारीरिक विकास के साथ सामाजिक विकास को समानता से संबंध दर्शाते हुए एजुकेशन का महत्व किसने बताया है। नीचे आपको ऑप्शंस दे दें, लॉक, जॉन ड्यूवी, महात्मा गांधी, या एक आधा कोई और ऑप्शन दे दें, या लिख दें इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा, जॉन ड्यूवी ने। इस प्रकार से आपको उत्तर निकालने हैं। फिर अगर बात करें महात्मा गांधी ने क्या परिभाषा दी, तो महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा में विद्यमान है। यानी कौन से गुण जो मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है, उन गुणों के प्रदर्शन से है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो भी गुण मनुष्य में है वो सभी विद्यमान हैं पहले से, किस में, उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में, उसकी आत्मा में पहले से मौजूद हैं। बस उनका प्रदर्शन वो कब कर पाएगा, जब वो शिक्षित होगा, जब वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। यही महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है। यानी एक मनुष्य उन गुणों का प्रदर्शन तभी कर पाता है जब शिक्षा उसने ग्रहण कर ली है। कौन से गुण, जो उसके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। तो अब महात्मा गांधी से संबंधित तो मुझे याद भी आ रहा है, बहुत कुछ साल पहले एक, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, लेकिन उसमें ठीक इसी प्रकार का प्रश्न था। उसमें ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने गुणों को विद्यमान माना है, ये प्रश्न, और नीचे जो ऑप्शंस दे रखे थे वहां एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई थी। और क्या कंफ्यूजन क्रिएट की गई थी, वो ये थी कि जैसे एक विकल्प में इस प्रकार से लिखा होता शरीर, मस्तिष्क, और शायद जहां तक मैं ठीक याद कर पा रही हूं तो तीसरा ऑप्शन उन्होंने बुद्धि लिखा था। फिर एक ऑप्शन था कि शरीर, आत्मा और प्राण। इस प्रकार से मतलब कहने का कि एग्जैक्ट तीनों
को एक ही ऑप्शन में दिया गया था। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन था उसमें लिखा था शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, और चौथे ऑप्शन में लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो हमें अब ये तो याद आ रहा है कि महात्मा गांधी ने 3 ऐसे मुख्य चीजें थी जिसमें गुणों को विद्यमान माना है। अब वहां जाके अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसमें माना है, तो फिर हम उसका आंसर ठीक से नहीं कर पाते। तो हमें ये ठीक से याद रखना है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का कॉम्बिनेशन महात्मा गांधी ने माना है। तो अब आपको समझ आ गई होंगी शिक्षा की परिभाषाओं से। शिक्षा का जो स्वरूप है वो हमने यहाँ पर समझा, जाना। अब हम शिक्षा से चलते हैं शिक्षण की ओर, जिस पर हमने इस वीडियो को शुरू किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण क्या है। शिक्षा समझ ली, अब शिक्षा से आते हैं शिक्षण पर। शिक्षण क्या है? शिक्षण के अंग्रेजी स्वरूप टीचिंग से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। शिक्षा को हमने समझा कि शिक्षा क्या है, वो सब गुण जो मनुष्य में विद्यमान है उनका प्रदर्शन कौन करवाता है? शिक्षा। जैसे प्लांट्स के लिए कृषि आवश्यक है, ऐसे ही हमारे विकास के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा। जैसे शारीरिक विकास के लिए खाना आवश्यक है, तो सामाजिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा। तो वो जो शिक्षा जो जिसकी बात हम अभी करके आए, वो शिक्षा प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाती है? टीचिंग, यानी शिक्षण। अब शिक्षण शब्द की सर्वप्रथम व्युत्पत्ति की बात करें, व्युत्पत्ति होता है कि इसका उद्गम कहां से हुआ, कैसे ये शब्द बना। तो शिक्षण की व्युत्पत्ति मानी जाती है शिक्ष धातु ल्युट, यहाँ प्रत्यय है। ल्युट क्या है? प्रत्यय। यहाँ अब मैं संस्कृत तो नहीं पढ़ाने बैठ रही हूँ आपको, लेकिन हमें जानना तो होगा ही। शिक्ष यहाँ धातु है, मूल धातु जिसको हम कह सकते हैं। मूल धातु शिक्ष, और प्रत्यय है ल्युट, जिसमें से अन शेष रहता है बहुत सारे सूत्रों के बाद में। और ये खैर हमें इतना समझना है कि शिक्ष और ल्युट मिलकर के क्या बनते हैं? शिक्षण शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीख देना या सिखाना। यानी सीख देना, किसी को ये सिखाना कि कैसे क्या क्रिया करनी है, कैसे कौन सा काम करना है, ये सब सीख देना या सिखाना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है, जिसकी व्युत्पत्ति शिक्ष धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से हुई है। अब शिक्षण के संकुचित अर्थ की अगर बात करें, अब वहां यहाँ पे वो बात आ रही है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ी सी बोली थी कि अगर आपके दिमाग में ये कहीं भी आ रहा है कि मनुष्य, ऐसा मनुष्य भी आप जानते हैं, ऐसे लोगों को भी आप जानते हैं जो स्कूल जाकर के उन्होंने शिक्षा नहीं ली, लेकिन फिर भी उन्हें समाज में रहने का तरीका, सभ्यता पता है, तो वो भी शिक्षण के अंतर्गत आता है। बस बात इतनी सी है, वो अनौपचारिक शिक्षण होता है। ये चर्चा मैंने जो शुरुआत में थोड़ी सी की थी, वो यहाँ पे आप थोड़ी सी और विस्तार से करते हैं। शिक्षण के 2 प्रकार से अर्थ लिए जाते हैं, एक संकुचित अर्थ है और दूसरा व्यापक अर्थ है। संकुचित अर्थ की अगर बात करें तो संकुचित अर्थ में औपचारिक स्वरूप आता है। कौन सा औपचारिक स्वरूप? जो आपके माइंड में पहले क्लिक हुआ था, शिक्षण संस्थानों तक जो सीमित है, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर के जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर्स हो, या अभी जैसे आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जो शिक्षा ले रहे हैं, ये भी एक तरह की संस्था है, ऑनलाइन संस्था है, बस इतनी सी बात है। तो ये सभी जो है ये औपचारिक स्वरूप है, ठीक है। तो जो औपचारिक स्वरूप है शिक्षण के, जिसमें शिक्षण जो है संस्थानों तक सीमित है, वह शिक्षण का कौन सा अर्थ कहलाता है? संकुचित अर्थ कहलाता है। और शिक्षण के व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्वरूप शामिल होते हैं। दोनों स्वरूप शामिल होने से तात्पर्य, और ये क्या है? जीवन पर्यंत चलती है, जिसमें हमने बात की, जो शुरू में भी हम चर्चा कर चुके हैं थोड़ी सी, कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे घर में अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, चिर परिचित इत्यादि से वो कुछ ना कुछ सीखता है। कैसे समाज में उठना बैठना है, क्या बातचीत करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब भी जो वो सीख रहा है वो है अनौपचारिक स्वरूप। और जो शिक्षण फिर वो और बड़ा होता है तो उसे स्कूल भेजना शुरू किया जाता है। फिर वो स्कूल में जो टीचर्स से पुस्तक का ज्ञान ले रहा है वो तो होगा औपचारिक, और स्कूल में ही जो अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों को देखकर जो ऐसे ही सीख रहा है कि क्या व्यवहार किया जा रहा है, वो शिक्षण संस्था में होने के बावजूद भी अनौपचारिक स्वरूप के अंतर्गत आएगा। तो यानी वहां औपचारिक और अनौपचारिक दोनों एक साथ सम्मिलित स्वरूप में होते हैं, और ये जीवन पर्यंत चलती है। क्योंकि अगर वह स्कूल कॉलेज जाना छोड़ भी देगा, अगर वह मान लीजिए
उसकी एक उम्र हो गई, उसने जितना वो पढ़ना चाहता था उसने पढ़ लिया, उसके उपरांत अब वह समाज में रह रहा है, अब वह गृहस्थ हो गया है, या उसने और किसी बिजनेस को अपना लिया है, बिजनेस में चला गया। तो ऐसा तो नहीं कि उसने सीखना बंद कर दिया, वो अभी भी कुछ ना कुछ सीख रहा है, चाहे वो बिजनेस के पहलू सीख रहा है, अगर कोई महिला है तो चाहे वो घर की परिस्थितियों से कुछ सीख रही है, कुछ सीख करके उसके उपरांत व्यवहार कर रही है, तो वो भी क्या है, सीखना है। और वो सीखना कैसा है, अनौपचारिक। तो वो सीखना अर्थात ऐसा अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है, जो क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि शिक्षण के संकुचित अर्थ में औपचारिक स्वरूप आता है और शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आ जाते हैं। तो ये प्रश्न आपसे किया जा सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जब हमने शिक्षण पर सामान्य बातचीत कर ली, तो अब हम शिक्षण की परिभाषाएं देखते हैं, जो कि अनेक शिक्षाविद ने दी, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें गेज की, गेज ने कहा कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी गेज कहते हैं कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव, पारस्परिक का मतलब कि एक दो के बीच में जो आपसी प्रभाव पड़ रहा है, आपसी बातचीत से, आपसी सीखने सिखाने से वो जो प्रभाव पड़ रहा है, वो जो पारस्परिक घटना है, उस घटना से जो प्रभाव पड़ रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन आ सके। अपेक्षित मतलब चाहे गए परिवर्तन। कैसे? जैसे एक शिक्षक चाहता है कि वह बच्चे को मैथ की इक्वेशंस सोल्व करवा सके, ये उसकी इच्छा है। तो इस इच्छा से, इस अपेक्षित परिवर्तन के कारण वह उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को उससे, उस इक्वेशन से संबंधित जो ज्ञान दे रहा है, हालांकि सही उच्चारण होता है ज्ञान, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ज्ञान ही बोलकर चलूंगी वरना आपका ध्यान भटक जाएगा। तो सही, बस आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि ज्ञान सही उच्चारण है, गलत नहीं है। अगर कोई बोलता है तो वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट उच्चारण है। खैर, वह शिक्षक जो उस इक्वेशन से संबंधित अपने स्टूडेंट को ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान देते समय जो उनके बीच पारस्परिक प्रभाव हुआ, पारस्परिक जो एक दूसरे के साथ जो तालमेल बना, और उसका उद्देश्य क्या था, शिक्षक का वह जो थीम थी या शिक्षक का वह विचार था कि वो उसके व्यवहार में वह परिवर्तन लाना चाहता था कि ये इस इक्वेशन को सीख जाए। जैसे अभी लाइव देखिए, अभी मेरा टारगेट क्या है, आपको ये सिखाना कि शिक्षण क्या है, आपको ये सिखाना कि शिक्षण से संबंधित जो भी एक शिक्षक के माध्यम से क्रियाएं की जाती हैं, उसे शिक्षण में कैसे लागू किया जा सकता है या उसे शिक्षण क्यों कहा जा सकता है। उसमें ये मेरी अपेक्षित व्यवहार है, मेरे अपेक्षित जो व्यवहार परिवर्तन जो मैं चाहती हूं कि आप में आए। और निश्चित रूप से अगर आपने इसे अच्छे से समझा है, अगर मैं समझाने में समर्थ हो पाई हूं, तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण आपके और मेरे बीच में वह पारस्परिक प्रभाव बना इस समय जो मैं चाहती थी, मेरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन था आप में लाना, कि आप सीख जाएं शिक्षण किसे कहते हैं। तो ये गेज का कहना। उसके बाद रियांस की परिभाषा की बात करें तो रियांस कहते हैं दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। इन्होंने मुख्य 3 बिंदु लिए। पहला, दूसरों को सिखाने, कुछ भी सिखाया जा रहा है। यहाँ पे इस समय औपचारिक या अनौपचारिक की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ शिक्षण की परिभाषा है, ना कि शिक्षण की औपचारिक परिभाषा। ध्यान रखिएगा, शिक्षण की परिभाषा। तो रियांस कहते हैं कि दूसरों को सिखाने, कुछ भी सिखाया जा रहा है। माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप किसी और को सिखाते होंगे, आप अपने से छोटों को सिखाते होंगे, कभी कभी छोटे भी बड़ों को सिखा देते हैं, तो आप अपने बड़ों को भी सिखाते होंगे। तो दूसरों को सिखाना, दिशा निर्देश देना, जो कि दिशा निर्देश से संबंधित कि आप इस कार्य को इस प्रकार से करो, ये दिशा निर्देश देना। फिर उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया, यानी उन्हें पूरा निर्देश, एक तो दिशा निर्देश दिया कि इस कार्य को ऐसे करना है, ठीक है, लेकिन पूरा निर्देशित करते रहना कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। ये सारा जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। किसके अनुसार? रियांस के अनुसार। तो ये आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रियांस के अनुसार शिक्षण है दूसरों को सिखाना, दिशा निर्देश देना, निर्देशित करने की प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं अथवा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। यानी इनमें से कोई नहीं मतलब तब होता है जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि रियोन्स ने निम्न में से शिक्षण की प्रक्रिया को नहीं माना है, या रियोन्स के अनुसार शिक्षण की परिभाषा में निम्न गुण नहीं है, तो फिर इसमें से 3 ये हो जाएंगे, चौथा एक और दे दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हो सकते हैं। फिर हम बात करें एडमंड की।
एडमंड कहते हैं शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया यानी वही जो यहाँ पे हमने बात की थी पारस्परिक प्रभाव। इन्होंने पारस्परिक प्रभाव शब्द लिया था और इन्होंने उसी को अंतः क्रिया अर्थात दो या दो से अधिक के बीच में हो रही वह अंतः क्रिया जिसके माध्यम से एक दूसरे को सिखा रहा हो, दूसरा एक से सीख रहा हो, तो वह अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। अब ये अगर बात करें तो एडमंड इस समय लगभग औपचारिक शिक्षण से संबंधित जो है परिभाषा दे रहे हैं एक प्रकार की। ये कह रहे हैं कि कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। इसको समझिए, ये क्या कह रहे हैं, कक्षा वार्ता। अब एज्यूम कीजिए कि कक्षा वार्ता चल रही है। कक्षा वार्ता में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं, कुछ परिभाषित किया जा सकता है हमारे बीच में। मैं आपको शिक्षण की ही परिभाषाएं बता रही हूं, ये हमारी आपसी इस समय की परिभाषित की जा सकने वाली क्रिया है। अभी आपसे, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं वीडियो को बना रही हूं, आपसे कोई पूछ ले क्या कर रहे हो, तो आप उसको कैसे परिभाषित करोगे कि मैं शिक्षण की परिभाषाएं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं। तो ये क्या है, वह अंतःक्रिया जो एक कक्षा वार्ता के मध्य चल रही है और जो परिभाषित की जा सके किसी प्रकार से, कि शिक्षक एवं छात्रों के मध्य परिभाषित की जा सकने वाली जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से जो घटित होती है वह क्या है, शिक्षण। ठीक है, ये थी एडमंड की परिभाषा। अब चलते हैं मॉरिसन की परिभाषा पे। मॉरिसन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शिक्षण एक परिपक्व तथा कम परिपक्व व्यक्ति के बीच आत्मीय संबंध का प्रारूप है, जहां कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण प्रक्रिया को और अग्रसरित किया जा सकता है। इसको समझिए, ये कह रहे हैं कि शिक्षण एक परिपक्व तथा कम परिपक्व, परिपक्व कौन, शिक्षक, ठीक है, और कम परिपक्व कौन, छात्र, विद्यार्थी। ठीक है, तो एक परिपक्व तथा कम परिपक्व व्यक्ति के बीच आत्मीय संबंध, जिसे पारस्परिक प्रभाव नाम दिया गेज ने, अंतः क्रिया नाम दिया एडमंड ने, उसी क्रिया को आत्मीय संबंध का नाम दिया मॉरिसन ने। इन बिंदुओं को याद रखना, बार बार कह रही हूं, इन बिंदुओं से प्रश्न आ सकता है। तो शिक्षण एक परिपक्व तथा कम परिपक्व व्यक्ति के बीच क्या है, आत्मीय संबंध है, और इस आत्मीय संबंध का प्रारूप जहां कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावी या और उसको अग्रसरित किया जा सकता है। यानी एक जो पूर्ण परिपक्व है यानी शिक्षक है, और दूसरा जो कम परिपक्व है यानी विद्यार्थी है, उनकी जो भी शिक्षण की प्रक्रिया है, उन्होंने अभी तक जितना सीखा है, जितना समझा है, उसको और व्यापक रूप देना और अग्रसरित करना, यही शिक्षण का उद्देश्य है या यही शिक्षण है, ऐसा किसने कहा, मॉरिसन ने। तो इस प्रकार से आज आपने समझा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा से संबंधित शिक्षाविदों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, साथ ही शिक्षण क्या है, शिक्षण शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, शिक्षण से संबंधित शिक्षाविदों ने किस प्रकार की परिभाषाओं से उसको परिभाषित किया। मुझे उम्मीद है आपको यह सब समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।